हाँ, गंगा जी में जाएंगे। अरे बाहर भी नहीं जाने देते भाई, ये लोग बाहर भी नहीं जाने बहुत देते। स्ट्रिक्ट होते हैं। हाँ, ट्रीटमेंट वैसा है ना, तो उस वजह से ऐसा होता है। तो बताएंगे इस बारे में, कभी फिर चर्चा करेंगे, अभी पढ़ा देता हूँ, आज मैं कम बोलना चाहता हूँ। तो फिर हमने बात करी आइसोलेटेड चार्ज के लिए। हाँ जी शायद डाउट है बच्चे, शुरू करते ही हैंड रेज कर दिया, देखो गलती से हुआ है जानते थे। तो आइसोलेटेड चार्ज के लिए स्फेरिकल सरफेसेस थी। स्फेरिकल सरफेसेस क्या थे, जिनको हम बोल रहे थे क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। फिर हमने इनकी प्रॉपर्टीज देखी। द फर्स्ट वन वाज no work is done in moving a charge from one point to another of equipotential। तो जब इक्विपोटेंशियल हो गया यानी कि वहां पे वोल्टेज की वैल्यू हो गई कांस्टेंट। अब वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट, तो इससे ये मतलब भी हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है ये भी कांस्टेंट, यानी कि डेल्टा यू हो गया जीरो। इसका मतलब वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो इससे हमें मिला कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज गोइंग टू बी जीरो। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा किसके, सरफेस के, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो देखो यूनिफॉर्म की वजह से यहाँ परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर। ये हम कल देखेंगे। इसका मैथमेटिकल का मुझे दिखाना है, एनिमेशन को मैं दिखाऊंगा अभी, छोड़ दो उसको। ई डॉट डीएल कोस थीटा आया, तो कोस थीटा की वजह से जो थीटा है ना उसको जीरो होना पड़ेगा, कोस थीटा को जीरो होना पड़ेगा, दैट इज व्हाई थीटा 90 आ रहा है। ठीक है, तो इसका इंटरप्रिटेशन हम लोग देखेंगे बाद में, अभी नहीं। फिर थर्ड प्रॉपर्टी देखी, इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बताया था कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास में होंगे, यानी कि डेंसिटी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस रहेगी ज्यादा। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम रहेगी वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर रहेंगे, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर बात करी, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उस जगह पे फिर दो वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल की, और दो वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि उसका इनडायरेक्ट मतलब ये भी है कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से ये बात देखी। फिर आपने मुझे बताया था, ये क्वेश्चन किया था, इसका ऑप्शन सी आया था, सबने सही बताया था। ठीक है, तो कल की क्लास यहाँ पे खत्म कर दीजिए। अब आज का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे गोज लॉ से। ठीक है, गोज लॉ या फिर गोज थ्योरम, ये बात करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो फ्लक्स याद है आपको, फ्लक्स क्या था, यस सर। Yes, Yes, sir. yes, sir. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन अगर एक गिवन एरिया में से ज्यादा जा रही है तो उसको बोलते थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ज्यादा है। कम जा रही थी तो कम। और किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा था वो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे और एरिया वेक्टर पे और Area एंगल vector एरिया पे। में। तो ई डॉट ए बोल रहे थे या ई डॉट एस बोल रहे थे, एस क्या था, एरिया वेक्टर। ई डॉट डी एस भी बोल रहे थे, अगर चेंज इन एरिया की बात करें, एलिमेंटल एरिया की, तो ई डॉट डी एस, ये क्या था, फाइव फ्लक्स। तो ये हमने देखा था। एस क्या था, एस इज अ एरिया वेक्टर। एस को हम ये डिफाइन कर रहे थे ना कि एस इनटू एन कैप। एन कैप इज द डायरेक्शन दैट इज नॉर्मल टू द एरिया। तो ये हमने डिस्कस कर दिया था। लेकिन वहां पे क्या कर रहे थे बच्चों, हमें मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ रहा था इन दिस। बट इलेक्ट गोस थ्योरम क्या बोल रहा है, गोस थ्योरम के ऊपर डेफिनेशन समझोगे ना तो आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली ये कहाँ पे एप्लीकेबल हो, है ना। तो हम एक बार इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बट डेफिनेटली इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। flux. फ्लक्स, ठीक Electric है। flux. ठीक है, तो अब देखो, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस is in free space is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed within the space। क्या बोल रहा है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट कर लो, तो वो ओवर क्लोज हाइपोथेटिकल, एक हाइपोथेटिकल सरफेस होगा जिसके ऊपर आप इसको इंटीग्रेट कर लो, तो उसके क्या होगा कि 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम जो होगी ना, क्या बोलते हैं, द सरफेस इंटीग्रल है वही होगा 1 upon epsilon naught times द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो सरफेस इंटीग्रल क्या है पहले वो समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल क्या ये होगा,
पूरे सरफेस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जोड़ दी, तो ई डॉट डी एस ओवर द कंप्लीट सरफेस, इसी को हम क्या बोल रहे थे, फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये जो बात है ना, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर हाइपोथेटिकल सरफेस, तो ये वाली जो बात है दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चित्र आएगा तब समझ आएगा, तो शांति पकड़ के सरफेस इंटीग्रल यहां तक पढ़ता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस, हाइपोथेटिकल को भी अभी भूल जाओ, ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस। अगर देखो एक चार्ज है अंदर क्यू, इसके बाहर ऐसे रैंडमली कोई सरफेस बना हुआ है जिसके अंदर इसको एनक्लोज है, 3D मान लो सरफेस। अब देखो इसके अंदर से ऐसे फील्ड लाइंस जाएंगी, यस सर। पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाएंगी, 3D स्पेस में चारों तरफ चले जाएंगे। अब क्या करो आप, ये जो सरफेस है 3D, इस पे एलिमेंटल एरिया ले लो जिसको हम बोल रहे हैं ds, यानी छोटा सा एरिया लिया, क्योंकि ये रैंडमली ओरिएंटेड सरफेस है ना, बहुत अजीब सा शेप है, तो हमें यही करना पड़ेगा कि एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिसका डायरेक्शन होगा इसके परपेंडिकुलर। अब इसमें से कितनी फील्ड लाइन जा रही है वो आप कैलकुलेट कर ले, और फिर ऐसा ऐसा हर एक छोटे छोटे इसके लिए कर ले, एलिमेंट्स के लिए, और सबको जोड़ दें तो वैल्यू आएगी ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। अब वो एरिया क्या है, एरिया वही है हाइपोथेटिकल सरफेस एरिया, यानी कि ये वाला जो रैंडमली शेप्ड फिगर है ना, इसका सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में से जितनी लाइनें जाएंगी वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से भी ये रिलेट हो पा रहा है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस रैंडमली शेप्ड एरिया, तो वो हमें मिल जाएगी कैसे, कि एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया लो, जैसा ये लिया ds, उसके ऊपर आप इंटीग्रेट कर लो, यानी ई डॉट ds करोगे तो इस वाले का आ जाएगा, तो पूरा इंटीग्रेशन कर दोगे तो थ्रू आउट दिस शेप जितने भी ये छोटे छोटे एलिमेंट बनेंगे सबको जोड़ दिया, तो वही क्या दर्शाएगा, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये फ्लक्स हो गया। तो अब फ्लक्स इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड। क्या कह रहा है बच्चों, ये ई डॉट ds का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू फ्लक्स, एंड दैट इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये रैंडमली ओरिएंटेड सरफेस है, इसके बीच में चार्ज कितना क्यू, तो जो फाई है फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, यही है क्या कोस। डेफिनेशन से कोस लो आपको ये समझ आएगा, तो चित्र से यहाँ समझ आ रहा है कि अगर एक चार्ज है, आप उसको एक रैंडमली अजीब से 3D सरफेस में डाल लो, मतलब देखो रेगुलर 3D शेप तो क्या होगा, स्फेरिकल शेल, बट अगर उस स्फेरिकल शेल की बजाय कुछ अजीब सा शेप है तो क्या कर सकते हो, यू जस्ट हैव टू टेक एलिमेंट, उस एलिमेंट को इंटीग्रेट कर लो, है ना। तो वो उससे क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट गिवन एरिया, वो मिल जाएगी, और वही क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो दैट इज कोस थ्योरम। कोस थ्योरम कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब वो गिवन एरिया क्या होगा, हाइपोथेटिकल सरफेस, उस सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, अब गॉसियन सरफेस का चॉइस हमारा रहता है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे हमें पता चलेगा कि गॉसियन सरफेस हम लोग खुद चूज करते हैं। ठीक है, तो चार्ज अगर आपको दे दिया और बोलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, तो आप बता सकते हो बाय चूजिंग ए रैंडम, बाय चूजिंग योर ओन गॉसियन सरफेस, और उसका एरिया निकाल लो, और उसके हिसाब से यू कैन फाइंड आउट दिस फाई इज इक्वल टू 2 बाय एप्सिलॉन। इसका प्रूफ अभी ये मैंने आपको बताया, इसका लाइन बाय लाइन प्रूफ भी मैंने इसमें डाल रखा है, वो आप देख लो, मैंने कहा। देखो एक चार्ज है प्लस क्यू जो ओ पे सिचुएटेड है, ठीक है, और ये एक सरफेस बनाया मैंने, चार्ज को एनक्लोज कर दिया एक स्फेरिकल शेल के अंदर, ये स्फेरिकल शेल है, इसके अंदर ये चार्ज को एनक्लोज कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, एक एलिमेंटल एरिया ले रहा हूँ उस स्फेरिकल शेल पे, ये येलो कलर का, ठीक है, ये स्फेरिकल शेल पे एलिमेंटल एरिया लिया,
उसका मैंने डायरेक्शन डिफाइन किया, एलिमेंटल एरिया तो ds है, उसका डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होगा। और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ये अंदर से आई है चार्ज में से बाहर की तरफ ये जा रही है। अब मैं क्या करूंगा, ई डॉट ds ये लिख दिया मैंने कि एलिमेंटल एरिया में से जितनी लाइनें जा रही है, यानी उस एलिमेंटल एरिया में से जितना फ्लक्स है डी फाई वो ई डॉट ds के बराबर है। और गॉस लॉ बोलता है कि दैट इज q बाय एप्सिलॉन। ठीक है, तो अब मैं वैल्यू डाल रहा हूँ e की वैल्यू, इसको प्रूव कर रहा हूँ, जो गॉस लॉ है ना उसको प्रूव कर रहा हूँ। गॉस लॉ तो बोल दिया कि e डॉट ds इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय द इनटू नेट चार्ज। तो अगर इस सरफेस इसके अंदर चार्जेस अलग अलग भी होते हैं ना, अभी तो एक चार्ज के लिए हम ले रहे हैं, बट यहाँ पे मल्टीपल चार्जेस भी रहे तो Q2 Q3 Q4, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सभी के सभी चार्जेस को सम अप कर देना है, सभी के सभी चार्जेस को जोड़ देना और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना, वही आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू दे देगा। तो ये डायरेक्ट तरीका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालने का। पर लेकिन अभी इसका प्रूफ देख रहे हैं फॉर अ गिवन पॉइंट चार्ज, यानी सिंगल गिवन पॉइंट चार्ज है उसके लिए इसका प्रूफ देख रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो डी फाई ले लिया एंड इस एलिमेंटल एरिया में से जितना लाइन जाएंगी वही हमें मिलेगा इससे ई डॉट ds से। अब ई की वैल्यू हमें पता है फोर्स अपॉन क्या होता था, चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और फोर्स की वैल्यू हमें मिलती है कूलम्ब्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 बाय r²। तो एक चार्ज q था उसको डिवाइड कर दिया, यानी टेस्ट चार्ज रहा होगा, टेस्ट चार्ज को डिवाइड कर दिया, दैट मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाय r²। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद ds को एज इट इज लिख दिया और इन दोनों के साथ इनके यूनिट वेक्टर लगा दिए। r कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये वाला। और ये n कैप है, ये किसके डायरेक्शन में, ये एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये हमने डाल दिया इधर। फिर इसको कैलकुलेट किया तो आपको मिल गया d k q ds by r², सिंपल मल्टीप्लिकेशन, और r कैप डॉट n कैप, r कैप डॉट n कैप। देखो r कैप इसका डायरेक्शन और n कैप इसका, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या मिलेगा आपको, क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, तो कोस थीटा की वैल्यू भी 1 आ गई। और हमने क्या देखा था, आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1, जे कैप 1 होता है, के कैप 1 होता है। तो ये हमने 11th में देखा था बेसिकली। तो यानी आप किसी एक गिवन डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो मतलब क्या होगा कि दोनों सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कोस थीटा आएगा 1, तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप खाली मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट फॉर टू गिवन वेक्टर्स दैट आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। और डॉट प्रोडक्ट के बारे में एक और बात भी थी क्या, ये हमेशा प्रोजेक्शन के बारे में बात करता है। तो जब आप देख रहे हो एक गिवन डायरेक्शन की बात हो रही है तो प्रोजेक्शन क्या होगा, प्रोजेक्शन विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ वेक्टर। भाई उस डायरेक्शन में एक वेक्टर का, मान लो मैं बोलता हूँ ds वेक्टर का प्रोजेक्शन e के डायरेक्शन में क्या है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो प्रोजेक्शन यानी कि परछाई का लेंथ भी सेम रहेगा, दैट मींस ds का प्रोजेक्शन ds के बराबर। तो सिमिलर वे में e का प्रोजेक्शन ds के साइड में e के बराबर, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल जाएगा 1, r कैप डॉट n कैप 1 मिलेगा। सिंपली इन वैल्यूज को रखो, d फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ds बाय r², और इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपको टोटल वैल्यू मिलेगी जो कि है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r²। और 4 पाई r² क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल शेल। 4 पाई r² से ये कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई और r² से r² यानी q बाय एप्सिलॉन। तो ये आ गया प्रूफ किसका, गॉस थ्योरम का, E डॉट ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन। तो स्फेरिकल से आपने प्रूव कर दिया, लेकिन आप इसको यूज किसी भी तरीके से कर सकते हो। हाँ जी शीतल पूछो। शीतल एड्रेस किया बच्चे आपने, फिर एक बार फिर रिपीट कर दे। सर रिपीट क्या रिपीट करूं, बताओ कहाँ पे डाउट आया, कितने बच्चों को सच में जेन्युइनली बोलना कि नहीं समझ आ रहा, ये वाला दोबारा रिपीट करना है। ठीक है, कितनों को आ गया समझ? चलो ये तो अच्छी बात है कि समझ आने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा आराम से बताऊंगा। भाई देखो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, इसमें कंसेप्ट तो बहुत सारे लग रहे हैं, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट क्या, यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन, बाकी थोड़े बहुत फॉर्मूलाज हैं, और एक तो सीधी सी डेरिवेशन, ये डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि गॉस लॉ बोल रहा है
कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस। सरफेस इंटीग्रल यहां से यहां तक का मतलब है फाई। फाई इज इक्वल टू 1/epsilon टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यानी कि फाई इज इक्वल टू Q/epsilon। ठीक है, ये बोल रहा है गोस। हाइपोथेटिकल सरफेस क्यों बोला? क्योंकि एक्चुअल में किसी चार्ज के पास अराउंड सरफेस होता नहीं है, तो हम लोगों को एक चार्ज के अराउंड एक सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा, और वही होता है गॉसियन सरफेस। उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं जो हम लोग इमेजिन करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए हम कोई भी कर सकते हैं, रैंडमली कोई भी शेप कर सकते हैं, बट फॉर द सिंपलिसिटी ऑफ द डेरिवेशन हम इसको एक स्फेरिकल शेल इमेजिन करते हैं ताकि हम लोग इंटीग्रेशन कर पाए। भाई अगर इंटीग्रेशन कर पाए तभी तो आपने ये लिख दिया ना कि ठीक है सर, एरिया का इंटीग्रेशन विल बी 4πr² फॉर स्फेरिकल शेल। बट अगर ये रैंडमली ओरिएंटेड शेप रहता तो उसको एरिया को मेजर करने में आफत आ जाती। कैसे मेजर करते भाई, मुझे बताओ। देखो ये वाला मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, जिन बच्चों को समझ आया उनसे भी क्वेश्चन है। एक है ऐसा फूला हुआ बॉल, जो हमें बॉल मिलती है ना, मेले में बॉल नहीं मिलती जिसमें लाइट वाइट भी लगी रहती है, तो वैसी बॉल है, बिल्कुल स्फेरिकल एकदम। उसका आउटर सरफेस एरिया मेजर करना आसान है, कैलकुलेट करना आसान है कि उसमें से हवा निकाल दो और वो पिचक जाए थोड़ी सी, तब बताओ। भाई पिचकी हुई बॉल है, रैंडमली ओरिएंटेड शेप है। अच्छा मैं दिखाता हूँ तुम्हें एक शेप, ये शेप है, इस शेप का एरिया में। एक बार अपने क्वेश्चन रिपीट करना। अच्छा सुनो, क्वेश्चन सिंपल है, इस वाले को भूल जाओ, जो मैंने स्क्रीन पे ड्रॉ कर रखा है उसको भूल जाओ। मेरे हाथ में एक चीज है उसको देखो, मेरे हाथ में एक चीज है उसको देखो। नंबर 1 ऑब्जेक्ट को इमेजिन करो जो कोस्को की बॉल होती है ना, कंप्लीटली स्फेरिकल, वो। और दूसरा ऑब्जेक्ट ये, कौन से का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना आसान है? सर बॉल का। सर स्फेरिकल का। वाले का। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे जो मेरे हाथ में ऑब्जेक्ट है इसमें? सर इसमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें एज इट इज कोई फॉर्मूला नहीं इसमें लगेगा। फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और उस हर एक एलिमेंट का आपको एरिया पता रहना चाहिए, उस हर एक एलिमेंट का आपको ओरिएंटेशन पता रहना चाहिए, उस हर एक एलिमेंट का आपको XYZ कोऑर्डिनेट पता रहना चाहिए, तब आप इसका वॉल्यूम और इसका सरफेस एरिया परफेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि यू हैव टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेजरमेंट। भैया सिंपली इंटीग्रेट करके वो फॉर्मूला लगाना दैट इज ठीक है, बट अगर सिंपल शेप से तो हमें पता है कि 4πr² है, 4πr³ है, ये सब चीजें। बट ऐसी शेप आ गई ना रैंडम शेप, तो आपको बहुत सारे मैनुअल इसमें मेजरमेंट्स करने पड़ेंगे, और उन मेजरमेंट्स की वैल्यूज डालनी पड़ेगी, तब जाके इंटीग्रेशन काम आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। तो आप बताओ, अगर आपको पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं बहुत सारे 3-4, और बोल रहे हैं कि एक ऐसा सिंपल सरफेस इमेजिन कर लो जिसमें आप इन चार्जेस को एनक्लोज कर पाओ, तो क्या इमेजिन करोगे? एक स्फीयर इमेजिन करोगे या फिर एक ऐसा शेप, रैंडमली ओरिएंटेड शेप? स्फीयर। स्फीयर क्यों? क्योंकि भैया आपको बताना है एरिया। क्यों? क्योंकि 1/4πε0 था और Q/r² था, तो इसके अंदर एरिया से मल्टीप्लाई, यानी कि ये तो आ गया E की वैल्यू इंटू ds, यानी एरिया 4πr²। अगर आपको पता है तो आप इसको काट सकते हो सिंपली, तो आपको गोज लॉ मिल जाएगा Q/ε। अगर ये वाला होता तब भी मिलता एरिया, तो तब भी इसका एरिया मिलता, और तब भी ये कट के वही वैल्यू आती Q/ε, बट उसका प्रोसेस हो जाता लेंथी। तो गोज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट कर के देख लिए होंगे, उन्होंने फाइनली ये बात बोल दी कि अगर आपको कुछ पॉइंट चार्जेस या नंबर ऑफ चार्जेस दिए हैं तो आप क्या कर सकते हो, यू जस्ट टेक दोज चार्जेस, एनक्लोज ऑल द चार्जेस इन अ गॉसियन सरफेस, और उसके बाद क्या बात होगी कि द फ्लक्स थ्रू द सरफेस, यानी टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू Q/ε0, ये होगा ही। ठीक है, प्रूव करते टाइम तो आप ये यूज नहीं करोगे, बट अगर आपके चार्जेस के अंदर एनक्लोज है तो सिंपली बोल दो कि Q/ε0 टाइम्स होगी टोटल फ्लक्स की वैल्यू। फ्लक्स क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमर्जिंग आउट ऑफ अ गिवन एरिया, एक एरिया से पास कर रही है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, वही है फ्लक्स। तो जो स्फेरिकल शेल आपने इमेजिन किया, इसमें से बहुत सारी लाइनें जाएंगी, इधर गई कोई इस साइड गई, कोई इस साइड गई,
तो सारी की सारी को कैलकुलेट कर लोगे और सबको जोड़ दोगे तो वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसी की वैल्यू होगी Q बाय एप्सिलॉन। ये बोला गोज। उसका डेरिवेशन क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? E डॉट ds। तो E डॉट ds है, E की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। ये तो E ही हो गया मेरा, क्योंकि ये वेक्टर था उसके साथ उसका डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो आर कैप डायरेक्शन कौन सा है? ये वाला आर कैप है, ये है आर कैप डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज द आर कैप डायरेक्शन। फिर ds इज द एलिमेंटल एरिया। तो जो ये आपने येलो कलर का एरिया लिया, ये एलिमेंटल एरिया है, और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? परपेंडिकुलर टू दिस एरिया। तो ये भी डायरेक्शन एन कैप है। तो दोनों डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है, एन कैप भी सेम डायरेक्शन है, आर कैप भी सेम डायरेक्शन है। तो क्या होगा डॉट प्रोडक्ट? भैया हमें पता था ना, डॉट प्रोडक्ट इज ए बी cos थीटा, तो इनका 1 होगा। जैसे ये हमने जब पढ़ रहे थे यार, तुमने कुछ बच्चों को हो सकता है मैंने पढ़ाया और कुछ नहीं पढ़ाया, ये बात कर रहे थे आई कैप, जे कैप और के कैप। तो इनमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट के कैप। सिमिलरली 3 बनेंगे जे के और 3 बनेंगे के के। तो आई कैप डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए इंटू बी इंटू कोस थीटा। अब कोस थीटा क्या? आई और आई के बीच में एंगल 0, तो इसका मतलब क्या होगा? आई डॉट आई 1, मतलब क्या होगा? 1। तो आई क्या है बच्चों? ये यूनिट वेक्टर है ना, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स डायरेक्शन। तो 1 इंटू कोस 0 तो 1। सिमिलरली इसके बीच में आएगा 1 इंटू कोस ऑफ 90 डिग्री। कोस 90 क्या होता है? 0, तो 0। और सिमिलरली ये भी 0। तो केवल आई कैप जो है वो होगा 1, जे कैप डॉट जे कैप होगा 1, और के कैप डॉट के कैप होगा 1। इसके अलावा सारे के सारे जितने बचे हुए 6 कॉम्बिनेशन है, आई का जे के साथ, आई का के साथ, सिमिलरली जे का के साथ और जे का आई के साथ, सिमिलरली जे का जे के साथ और के का आई के साथ, वो सारे के सारे हो जाएंगे। तो केवल डॉट प्रोडक्ट में ये तीनों ही नॉन जीरो रहते हैं। ये बातें हमने पहले पिछले साल देख ली है। उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम इसको 1 लिख सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू हमने लिख दी 1, यानी डायरेक्शन वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 आ गया, यूनिट आ गया। बच गया क्या? फाई को देखो क्या करेंगे फिर, डी फाई इज इक्वल टू दिस थिंग। अब डी फाई मुझे मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू डीएस बाय आर स्क्वायर। तो डीएस क्या है? दिस इज एलिमेंटल एरिया, यानी ये छोटू सा एरिया है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट सारे मैं इमेजिन कर लूं, उन सबके थ्रू जो लाइंस है उनको ऐड कर दूं, तो मुझे क्या टोटल नंबर ऑफ लाइंस मिल जाएंगी स्फीयर से पास होने वाली? बिल्कुल मिल जाएंगी, क्योंकि इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यही कहता है कि छोटा सा एलिमेंट ले लो और उसमें से जो जा रही है फिर उसके बाद उसी एलिमेंट को एक्सट्रापोलेट कर लो, तो आपको टोटल एरिया का मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे? डी फाई मुझे पता है, तो इंटीग्रेशन करूंगा ओवर द सरफेस, पूरे के पूरे सरफेस पे, यानी ये आउटर सरफेस एरिया ना, उसके ऊपर पूरा का पूरा इंटीग्रेशन करूंगा। तो क्या करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर। ये सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यूज थे तो बाहर आ गए, खाली डीएस इज द वेरिएबल, और उसको मुझे पूरे के पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट करना है। तो पता है कि आपको पूरा का पूरा सरफेस एरिया, यानी किसका बताना है? स्फीयर का। आपने गॉसियन सरफेस खुद इमेजिन किया है, जिसको स्फीयर इमेजिन किया है, तो आप इसका वैल्यू बताओगे। तो क्या आता है आउटर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सीधा फॉर्मूला यूज किया और वैल्यू डाल दी। अब 4 पाई आर स्क्वायर में 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या मिलेगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या यही बात थी गॉस की? गॉस ने यही तो बोला था फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूव हो गया इनका, और ये इसके लिए प्रूव हुआ, बट ये हर जगह वैलिड होगा, जो हम आने वाली क्लासेस में अच्छे से देखेंगे। अब डाउट है किसी को इसमें? नो सर। अभी दोबारा पूछेंगे भी नहीं, जिनको डाउट नहीं हो गई यार तीसरे बार ठीक है, नहीं समझ आया तो पढ़ लेना, फिर पूछ लेना अगली क्लास में, ठीक है। इसको एक बार रीडिंग देना तो आपको समझ आ जाएगा। कई बार ना कैलकुलेशन से हम लोग डर जाते हैं कि ये क्या हो गया, अचानक से क्या होगा, पर इसमें कुछ भी नहीं आती है। जिन बच्चों को ये फॉर्मूले याद है उनसे पूछो कि हमने जबरदस्ती 2 बार ऐसे ही पढ़ा है, जरूरत नहीं इसको पढ़ने की होगा, सिंपल सा है। ये ऐसा डेरिवेशन है, एक बार पढ़ लिया तो दोबारा याद अपने आप रह जाएगा, जरूरत ही नहीं है, बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्यू इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, उसके बाद सब कुछ आप अपने आप डिराइव कर सकते हो। तो अगर एग्जाम में भी आएगा तो सिंपली कर सकते हो ना, सीधा फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन फिर स्टार्ट करना, हो जाएगा। अब देखो, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम फॉर क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप, वो हमने स्फीयर, उसके लिए स्फीयर के लिए किया। अब कोई रैंडम शेप है तो क्या करोगे?
ठीक है, चार्ज एनक्लोज है, हमें दिख गया सर। एक एलिमेंटल एरिया लेंगे, देखो ds ई लिया, उसका आर कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ई। फिर एक ये एलिमेंट लिया, अब हमने क्या किया, ds एलिमेंट ले लिया और n कैप इज द डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस एरिया वेक्टर, ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में अब एंगल है थीटा। भैया अगर स्फीयर था तो हमें पता था सेम डायरेक्शन रहेगा, क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस भी स्फीयर बन रहा था, तो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा सरफेस ले लिया, किसके लिए? गॉसियन सरफेस के लिए। तो 190 डिग्री था, इसलिए हमें पता था कि सेम डायरेक्शन है आर कैप की और एन कैप की। बट यहाँ क्योंकि रैंडम शेप है तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में ना आके किसी एंगल थीटा पे आएंगे, तो कोई बात नहीं, थीटा पे आने दो, हमें कोई टेंशन नहीं है। वी विल अप्लाई सेम मेथोडोलॉजी। और यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हमारा थीटा जो वहां पे था 90, थीटा वहां पे 0 था, बट यहाँ 0 ना होके थीटा थीटा रहेगा, तो कोई टेंशन नहीं है, कोस थीटा रख दो इसको सिंपली। आर कैप इज द यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, एन कैप इज यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1। कोस थीटा ही रहेगा, तो ओवरऑल ये एवेल्युएट होकर कोस थीटा आएगा। हम इसको एज इट इज कोस थीटा पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो आपको डी फाई की वैल्यू मिल गई q/4πε0 ds कोस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो आप इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो इंटीग्रेशन। तो क्या करा आपने, डी साई डी ओम है, नहीं ओमेगा, डी ओमेगा। तो डी ओमेगा क्या है बच्चों, ये सॉलिड एंगल, ठीक है। आपने एंगल के बेसिस पे कैलकुलेट कर लिया, तो एंगल क्या होता है 4 पाई। सॉलिड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 4 पाई रेडियन ना। यस सर। इसके लिए ज्योमेट्री जरूरत होगी, जिन बच्चों को याद नहीं है भूल जाओ, ये डेरिवेशन कहीं नहीं आएगी। तो ये 4 पाई, अगर एक सॉलिड एंगल आपने लिया है उसको पूरा खोल दोगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंपल एंगल जो नॉर्मल एंगल होता है वो कितना होता है? 2 पाई का होता है ना। 2 पाई डिग्री, 2 पाई रेडियन। यहाँ से चल के यहाँ तक आए तो ये कितना होगा 360 डिग्री। कितने बच्चे इस बात पे एग्री Yes, कर रहे हो कि वन कंप्लीट रोटेशन इज 360 डिग्री? ठीक है। अब क्या हम 90 को π/2 बोलते हैं? यस सर। yes, sir. भाई जब वो होता है ना sin π/2 कितना होता है इज इक्वल टू sin 90, तो पाई किसको बोलेंगे 180 को, 180 को। 180. और 2 पाई किसको बोलेंगे फिर 360 को। 360 तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, रेडियंस, है ना। अब देखो ये वाला जो है ये क्या है, ये प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल क्यों बच्चों? क्योंकि इसको एक प्लेन पे ड्रॉ किया जा सकता है, 2D प्लेन पे एक्स वाई, ठीक है। अगर यही एंगल आपको 3D में लेना रहे, मान लो 3D में कोई एंगल लेना रहे, तो वो कैसा एंगल होगा? Solid. दैट विल बी सॉलिड एंगल, Solid angle. है ना। हम सब ने पढ़ा है कि वो एंगल सॉलिड एंगल होगा, यानी ऐसा कुछ स्टार्ट होगा और ये एक एरिया को एनकैप करेगा, एक एरिया को एनकैप्सुलेट करेगा, तो एक कोन जैसा फील होगा, ऐसा आइसक्रीम कोन जैसा आपको फील होगा। और उस एंगल को यहाँ पे डिफाइन किया कि वो एंगल है डी ओमेगा। उसने ओमेगा एंगल टोटल ले लिया और डी ओमेगा उसका एलिमेंट ले लिया। बट आप ये बात मान लो, जैसे ये 2 पाई है ना, ऐसे ही अगर इस वाले एंगल को पूरा खोल दोगे, 3D स्पेस में पूरा खोल दोगे, कोन आपका पूरा खुल गया, तो वो कितना स्पैन करेगा? वो करेगा 4 पाई, ठीक है। जैसे कि Yes, sir. टू प्लेनर एंगल की मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई रेडियन है, वैसे 3D एंगल की मैक्सिमम वैल्यू 4 पाई रेडियन, ठीक है। 4 5. सर Yes, वैसे sir. तो आपने सॉलिड क्या किया? एंगल की जो भाई, यूनिट्स होती है वो रेडियन नहीं होती। सॉलिड एंगल की क्या यूनिट नहीं होती? सर स्टेरेडियन, हाँ होती स्टेरेडियन, नहीं स्टेरेडियन, होती हाँ स्टेरेडियन, यूनिट। स्टेरेडियन हो, स्टेरेडियन हो, 4 पाई वैल्यू होगा। हेलो सात्विक, सात्विक, यस सर, स्टेरेडियन होगा ना बच्चे? यस सर। हाँ, बस वो, तो लेकिन 4 पाई यूनिट का फर्क है। रेडियन होगा या 4 पाई रेडियन होगा? नहीं 4 पाई स्टेरेडियन। यस सर। ठीक है, अभी 4 पाई यहाँ पे रखेंगे और 4 पाई से 4 पाई उड़ा देंगे तो आपको ये डेरिवेशन मिल जाएगा, ठीक है। एक सेकंड यार, सही बोल रहा है सादिक शायद कि 4 पाई हमारा क्या होगा रेडियंस में आएगा, क्योंकि अगर रेडियंस नहीं होगा तो हम उसको एसआई यूनिट में एसआई में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, तो ये जो 4 पाई वैल्यू है वो रेडियंस में आएगी, ठीक है।
यस सर। अरे तो यूज नहीं सर आएगा अगर मैं ये। ये हाँ यूनिट्स एसआई चार्ज की यूनिट्स अगर हमें एसआई दी होगी और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट्स भी हम एसआई में लेते हैं तो ये फॉर्मूला इनवैलिड हो जाएगा, बिकॉज जो सॉलिड एंगल है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट तो जो एसआई है वो तो स्टेरेडियन ही है, पर हमने तो ये रेडियन के लिए निकाली है, तो ये तो फिर इनवैलिड नहीं हो सकता। एक सेकंड यार, ये एंगल का देखना पड़ेगा, मतलब पंगा 4 पाई इसकी रेडियन में है कि स्टेरेडियन में, आई थिंक कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है, एक सेकंड देखते हैं। ये 2 पाई इसको इमेजिन करना भी यार तुम्हें कराना थोड़ा टफ होगा। 4 पाई सर इमेजिन तो हो जाएगा इस सरफेस में स्टेरेडियन और हाँ रेडियन का, सॉलिड एंगल हाँ प्लेन एंगल का। हाँ हाँ हाँ। तो कंफ्यूजन ये हो रहा है ना कि ये रेडियन में है कि स्टेरेडियन। अभी के लिए ये मान ले कि ऐसा यूनिट्स में है। यस सर। चिल है। अगर ठीक ऐसा है। यूनिट होगा तो ये स्टेरेडियन होना चाहिए। हाँ हाँ, ऐसा यूनिट हुआ तो स्टेरेडियन होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम में जो हमने पढ़ा था फंडामेंटल में उसमें स्टेरेडियन है। ठीक है। तो आपको आपको लग रहा है ना शायद ये कि ये रेडियन है कि स्टेरेडियन है ना सात्विक? हेलो। यस सर। तो आपको लग रहा है ना, मैंने क्या बोला था आपको, क्या है ये, मैंने क्या बोला था, स्टेरेडियन है ना? यस सर। ठीक है, स्टेरेडियन मानो अभी इसको, और स्टेरेडियन ही है। बाकी मैं कंफर्म कर लूंगा। वैसे इतना बड़ा पंगा है नहीं, ये एंगल का फुल वैल्यू होता है 4 पाई, 3D एंगल का 4 पाई वैल्यू होता है, बट यूनिट होगा तो ऐसा यूनिट मान लो, और ऐसा यूनिट अगर स्टेरेडियन है तो स्टेरेडियन ही होगा, अदरवाइज हम इसको काट नहीं सकते थे ऐसे। सर और अगर काट के ये फिर ये ऐसा ही रेडियन में तो ये स्टेरेडियन में भी कन्वर्ट हो ही जाएगा, बिकॉज 1 स्क्वायर रेडियन इज इक्वल्स टू 1 रेडियन होता है। 1 स्क्वायर रेडियन इज इक्वल्स टू 1 स्टेरेडियन होता है। ठीक है। तो फिर कैसे करोगे? नहीं, रेडियन में नहीं लाएंगे ना फिर। हेलो। अच्छा सर छोड़ो, जैसे सात्विक आप ये रुको, कह रहे हो कि रुको। नहीं एक बार रुको, इसको हम लोग है ना आफ्टर द क्लास देखते हैं, अभी इनको भी नहीं समझ आ रहा होगा बच्चों को, कोई टेंशन नहीं। अभी के लिए इसको ऐसा यूनिट यस मान लो कि ये 4 पाई एप्सिलॉन है, और ये पूरा एंगल खुलकर 4 पाई आता है, और वो ऐसा यूनिट मिलता है, इतना मान सकते हो? यस सर। ठीक है, ये कन्वर्जन हम बाद में करेंगे, ये बहुत रेयर कन्वर्जन है, तो फॉर्मूला तुमने मुझे याद दिलाया, मैं खुद भूल गया था ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो 4 पाई, अभी 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो कुल मिला के बात आई कि फॉर रैंडम शेप ऑल्सो, अगर हम उसको 3D एंगल के शेप में अगर कंसीडर करते हैं तो Q/ε0 आ जाता है। दिस इज द डेरिवेशन फॉर Gauss थ्योरम या Gauss लॉ फॉर एनी रैंडमली सेलेक्टेड गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो रैंडमली सिलेक्टेड हमारा गॉसियन सरफेस है, उसके लिए तो हम लोगों ने इसका प्रूफ देख लिया। बाकी एक चीज और है, और देखते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन कराएंगे, और फिर बाकी डाउट्स वाले बच्चों के डाउट बाद में लेंगे, हमारा भी डिस्कस कर लेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आ गया प्रूफ हमारा। फिर करते हैं डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसियन थ्योरम, कि गॉस थ्योरम को यूज करके क्या हम कूलम्स लॉ को भी अप्रोच कर सकते हैं, तो उसका भी देख लो, ताकि ये यूज नहीं आएगा, बट हाँ ये फॉर्मूलाज इधर उधर एक एंटेंगल्ड रहते हैं, तो कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। तो अगर आपको ये बेसिक चीज समझ आ गई कि गॉस थ्योरम क्या कह रहे हैं Q/ε, तो आपने सिंपल वहां तक आए कि फाई कैलकुलेट कर लिया। ये क्यों नहीं चल रहा यार? जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ अभी देखते रहो आप लोग। हाँ, आ गया। फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस से Q/ε तक तो हम आ गए थे कूलम्स लॉ से। अब हमें उस वैल्यू को यूज करके किसी तरीके से अप्रोच करना है इसको, गॉस लॉ से आ गए थे, अभी कूलम्स किसी लॉ। तरीके से हमें कूलम्स लॉ को अप्रोच करना है। ठीक है, गॉस लॉ ने हमें ये वैल्यू दे दी कि Q यानी कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε। ठीक है, अब इसको दूसरे टर्म्स में वी कैन राइट इट एज ई डॉट डी एस इक्वल्स टू Q/ε0। तो ई ds की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर, किसके लिए? स्फीयर के लिए,
इज इक्वल टू 2 बाय एप्सिलॉन नॉट, और ई को फिर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं q बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये ऐसा आपको नजर नहीं आ रहा कि ये क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, और यहाँ से फोर्स हमें पता था कि E इज इक्वल टू फोर्स बाय क्यू नॉट चार्ज, हाँ क्यू नॉट। तो क्या कर सकते हो, अब आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाय आर स्क्वायर, इसको q नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या मिल रहा है आपको, कूलम्ब्स लॉ भाई, k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया k q1 q2 बाय आर स्क्वायर व्हिच इज कूलम्ब्स। तो आपको दिख रहा है कि दोनों एक ही बात कर रहे हैं, बट आप एक चीज से दूसरी चीज को अप्रोच कर सकते विद द हेल्प ऑफ दिस स्फेरिकल ज्योमेट्री, क्योंकि इसका एरिया आपने 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू रखी है, ठीक है। अब नहीं होगा भाई, खत्म हो गया स्लाइड्स, बहुत तो नहीं है, अच्छा अभी बहुत कुछ है, चलो इसको डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए ये क्वेश्चंस करते हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ो और फिर बताओ आंसर। चैट बॉक्स में डाल देना। ये इससे रिलेटेड नहीं है तो टेंशन मत लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगला वाला है, बट इसको भी आप कर दो। A positive point charge q is brought near an isolated neutral metal cube, then choose the correct option. तो आप लोग बता रहे हो the interior becomes positively charged and the surface of the cube becomes negatively charged. मेटल क्यूब है बच्चों, मेटल। मेटेलिक क्यूब है, तो भी आप आंसर सी रह गए, डी भी आंसर दे सकता है कोई, डी। हाँ जी, ऑप्शन डी लग रहा है किसी को? बच्चों एक चित्र बनाऊंगा फिर देखना, सात्विक ने दिया ऑप्शन, ठीक है। और सर बिकॉज उससे पहले मेटल क्यूब पढ़ा नहीं था, सिंपल पढ़ा ना, तो इसलिए सी दे दिया। अच्छा, तो ऑप्शन डी किस किस को लग रहा है कि ऑप्शन डी हो सकता है? अभी देखो एक चित्र बनाता हूँ फिर बताना, ठीक है। ये एक मेटेलिक क्यूब है, 2D बना रहा हूँ तो क्यूब इमेजिन कर लेना। इसके पास में एक चार्ज लेके आया, हाईली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब मेटल्स की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो दे आर एबल टू मूव थ्रू आउट द मेटेलिक डोम, तो ऐसा होगा, ठीक है। और इंटीरियर में क्या रहेगा, इंटीरियर में पॉजिटिव वाले भी रहेंगे और उनके साथ उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे। तो आप देखो इस पॉजिटिव चार्ज के पास आने की वजह से ठीक है, इधर तो नेगेटिव चार्ज आ गया लेफ्ट साइड में और इधर पॉजिटिव आ गया, लेकिन बीच वाला तो फ्री ही रहा एक तरीके से थोड़ा सा। इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब है अंदर उसके, और आउटसाइड में ये ठीक है, थिकनेस जो है ये वाली और ये वाली, ये डिपेंड करेगी कि आप कितना हाईली पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लेके आ रहे हो, बट पूरे के पूरे को ऐसे रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन डी ठीक लग रहा है ना? यस सर। Yes, sir. भाई देखो इन एनी केस सी तो सही हो नहीं सकता, सी सही होने के लिए क्या कर रहे हो आप बोल रहे हो कि इंटीरियर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द सरफेस ऑफ द क्यूब बिकम्स नेगेटिवली, उसका मतलब ऐसा है कि बार बार चारों तरफ नेगेटिव आ गया, सरफेस का मतलब तो ये हो गया ना कि चारों तरफ नेगेटिव, पर चारों तरफ नेगेटिव कैसे आ सकता है बताओ? और अंदर बोल रहे हो अंदर पॉजिटिव,
तो ऐसा कैसे करोगे? मान लो इधर अगर पॉजिटिव चार्ज रहता तो आप कैसे बोल सकते हो कि इधर नेगेटिव रहेगा? फिर आप बोलोगे ना कि इधर पॉजिटिव रहेगा और इधर नेगेटिव रहेगा। ठीक बात है ना? यस सर। Yes, sir. कितने बच्चों को अपना आंसर अब सी गलत लग रहा है? सच में जेन्युइनली बताना इस एक्सप्लेनेशन के बाद। भाई देखो, आप बोल रहे हो सरफेस इज नेगेटिवली चार्ज, तो सरफेस नेगेटिव का मतलब तो हो गया चारों तरफ नेगेटिव रहेगा और उसके इंटीरियर में खाली पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है बच्चे। ऐसा होगा कि बाहर होगा नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो नॉन यूनिफॉर्मिटी आ गई। और इंटीरियर इट इज न्यूट्रल। अब न्यूट्रल रह भी सकता है, और अगर मान लो बहुत हाईली पॉजिटिव चार्ज ले आया, तो जैसे मैं आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं बता रहा था कि डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा, इधर पॉजिटिव आ Yes, जाएगा sir. सारा का सारा, इधर नेगेटिव आ जाएगा, वो कंडीशन भी पॉसिबल है। बट दैट इज द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ पोलराइजेशन या एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ चार्ज इंडक्शन। वो कब होगा? व्हेन दिस पॉजिटिव चार्ज हाईली 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 पॉजिटिव, जो पूरे के पूरे मेटेलिक डोमेन को ऐसे कर दे, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो उस केस में भी बिल्कुल अंदर वाला तो वो बचा ही नहीं ना पॉजिटिव चार्ज, बाहर वाला भी नहीं बचा नेगेटिव, तो उस केस में भी ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता भाई। अगर ये पूरा का पूरे, अगर ऐसा भी हो जाता है कि लेफ्ट में सारा पॉजिटिव और लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो भी आउटसाइड तो नहीं बचा ना नेगेटिव भाई। आउटसाइड में तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, और इनसाइड वाला क्या बोल रहा था, सरफेस भी कब नेगेटिव, तो सरफेस नेगेटिव नहीं है, सरफेस तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, और इंटीरियर पॉजिटिव नहीं है, तो सी ऑप्शन तो फिर भी गलत हो गया। ए गलत, बी गलत, सी गलत, तो बाय डिफॉल्ट डी सही है। और डी का एक्सप्लेनेशन ये है कि जिसका मोस्ट लाइकली पॉसिबिलिटीज तो ये है कि ये कुछ थिकनेस तक इधर पॉजिटिव आएगा, कुछ थिकनेस तक इधर नेगेटिव आएगा, दैट इज व्हाई इट इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस, और इंटीरियर रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पूरा पोलराइजेशन नहीं हो पाया। बट उसका एक्सट्रीम सिचुएशन ये हो सकता है, ये वाला। ठीक है, Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो Yes, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब ये वाला कर लो, ये फ्लक्स के बारे में। If the flux of electric field through a closed surface is zero, then the electric field must be zero everywhere on the surface. Total charge, अच्छा पढ़ लो, तुमको पढ़ लो फिर बताओ। आंसर चैट बॉक्स में डालना बच्चों, सिंपल है यार, जो पढ़ा है उसी की डेरिवेशन है। तो हमें गोजलो क्या बोल रहा था? गोजलो बोल रहा था कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू क्या था? दिस क्यू इज द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दिस गॉसियन सरफेस। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर फाई जीरो है तो एप्सिलॉन नॉट तो जीरो होता है नहीं, तो फिर क्या होगा? नेट चार्ज एनक्लोज, ये होगा जीरो। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ऐसा, टोटल चार्ज एनक्लोज विद इन द सरफेस मस्ट बी जीरो। तो चार्ज जीरो रहेगा तभी फ्लक्स जीरो हो सकता है, और ये तो जाहिर सी बात है भाई। अगर चार्ज नॉन जीरो रहा तो कोई ना कोई फील्ड लाइंस होगी, फील्ड लाइंस होगी तो फ्लक्स कभी जीरो हो ही नहीं सकता। सही बात है। Yes, sir. ए ऑप्शन भी हो सकता है। must be zero everywhere on the surface. Electric field must be zero everywhere सर on ए the। बी दोनों नहीं हो सकते इसके आंसर, ए भी तो हो सकता है। अच्छा, ए में आप एक बात बताओ कि अगर चार्ज नॉन जीरो रहा मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, Yes. अच्छा नहीं, उसको ऐसा आइसोलेशन में सोचना सही है। आप जैसे सोच रहे हो वैसे ही सोचते हैं कि चार्ज जो भी रहे मेरे को मतलब नहीं है, आई विल ओनली टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, द इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड sir, तो मस्ट बी zero everywhere on the surface. Okay, if the flux of electron through a closed surface is zero, then the electric field must be zero everywhere on the surface. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे हर जगह जीरो हो गया, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये भी हुआ कि चार्ज नहीं है। हाँ सही है भाई, ये भी हो सकता है। लग तो तो सही फिर रहा ए है। एंड बी दोनों ही आंसर है। हाँ, ए एंड बी सही लग रहा है भाई, शाबाश शाबाश। ऐसे सोचो भाई, चीता चीता सोचो एकदम। ठीक है,
ए ऑप्शन बी सही बोल सकते हैं, क्योंकि इसका इनडायरेक्ट मतलब भी ये है कि चार्ज क्या है, जीरो। क्योंकि स्फेरिकल हो रही है ना, तो क्लोज सरफेस के लिए बात हो रही है। अगर क्लोज सरफेस के ऊपर अगर क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज जीरो, तभी ऐसा पॉसिबल है कि उसके हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो हो सकता है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन इसमें सात्विक एक और चाहिएगा कि इस क्लोज्ड सरफेस के आसपास भी कोई फील्ड नहीं है किसी दूसरे यस चार्ज, तो वो इसका रिक्वायरमेंट है। अगर ये दोनों हो गए तो फिर वो भी ठीक है, बट हाँ अगर आप जस्ट फॉर द लॉजिक के हिसाब से सोचते हो तो मेरे हिसाब से भी ऑप्शन ए सही है, मतलब आपकी Yes, सही sir. आंसर ठीक है। तो बाई जो बी है वो बाई डेफिनेशन जैसे हम लोग करते हैं नीट के हिसाब से, ठीक है। बट आप अगर हायर पे जाके सोचते हो तो ऑप्शन ए भी सही है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को चैलेंज भी किया जा सकता है अगर आ जाए तो गलती से। ठीक है भाई, तो अभी हम लोग यही रुक जाते हैं। सात्विक का डाउट था वो ले लेते हैं, किसी और का डाउट है तो वो भी ले लेंगे। एक क्वेश्चन और बच गया, ये और कर लो। सात्विक समझ आया ऑप्शन ए गलत क्यों बच्चे? नो सर, आपकी आवाज नहीं आई बीच में। नहीं मैंने बताया नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैंने मार्क किया ना डिस्प्ले पे। सर बी क्यों ठीक होगा? जैसे हमने बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो ये कॉस थीटा होता है, मैक्सिमम तो तब भी होगा जब थीटा जीरो होगा ये। लेकिन वो एंगल किसके बीच में होता है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर लेकिन के एरिया बीच में। वेक्टर एरिया सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। हाँ तो सरफेस की बात हो रही है ना, यस सर। है ना, समझ गए ना आप? जो सोच रहे थे वो 90 डिग्री का फर्क वहां आ रहा है, केवल वही डिफरेंस है। आप ऐसे सोच रहे हो कि आप इमेजिन तो यही कर रहे हो बट आंसर गलत दे रहे हो, क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिक यही रहता है कि यार इनका डायरेक्शन वही है ना। तो when the surface is perpendicular and the area vector is parallel, एरिया वेक्टर होता है, सरफेस वेक्टर होता है तो वो पैरेलल होगा, बट सरफेस इटसेल्फ हैज टू बी परपेंडिकुलर सो एज टू हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास, ठीक है। तो ये सबको पता है, बेसिक क्वेश्चन थे, जस्ट क्लास पार्टिसिपेशन के लिए मैंने रख लिए। तो सभी ने सही आंसर दिया इसका, अच्छी बात है। अभी हम लोग यहाँ स्टॉप कर देते हैं, बाकी का डेरिवेशन पार्ट और गोल्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ये हम अगली क्लास में कर लेंगे और फिर वहां पे स्टार्ट भी कर